Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst. And after covering structural isomerism, now it's time for stereoisomerism. एक्चुअल में स्टीरियोइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बट उसके साथ एक और एल्केन्स का टॉपिक आता है। तो सबसे पहले हम एल्केन्स और एल्कीन्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या टॉपिक बने, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये है एल्केन, 2 कार्बन का इथेन, एक कार्बन उसके 3 बॉन्ड कंप्लीट। इसमें क्या होता है कि अगर हम एक कार्बन को फिक्स रखें तो दूसरी कार्बन को हम घुमा सकते हैं, बस इसी रोटेशन से कि एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड है और इस रोटेशन के कारण ये एक पूरा टॉपिक बन जाता है, दैट इज नोन एज कन्फर्मेशन इन एल्केन्स। ड्यू टू फ्री रोटेशन यहां पे एक टॉपिक बन गया नोन एज कन्फर्मेशन इन एल्केन। बट एल्कीन्स में एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तो इनमें हम रोटेशन नहीं कर सकते, इसलिए इनके अंदर आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो लेट्स स्टार्ट विद कन्फर्मेशन इन एल्केन्स। अगर हम इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल फ्रंट से देखें, इस स्ट्रक्चर को अगर हम बिल्कुल फ्रंट से देखें तो हमें सिर्फ आगे वाली कार्बन दिखेगी, पीछे वाली कार्बन नहीं दिखेगी। एंड सेम अभी हाइड्रोजन के लिए भी यही सिनेरियो है कि वी कैन सी द हाइड्रोजन of the first carbon, but we cannot see the 3 hydrogens of the behind carbon. But अगर इसी को मैं 60 डिग्री रोटेट कर दूं तो now we can see the hydrogens of the behind carbon also. फिर 60 डिग्री रोटेट कर दूं तो again we cannot see the hydrogen of the behind carbon. फिर 60 डिग्री रोटेट किया तो अगेन वी कैन सी द हाइड्रोजन्स ऑफ द बिहाइंड कार्बन। तो यही 60 डिग्री रोटेशन पे वी से इट कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन। तो कन्फर्मेशन इन एल्केन्स कि हमने बनाया इथेन। इथेन मतलब 2 कार्बन और दोनों पे 3 हाइड्रोजन, 2 कार्बन दोनों पे 3 हाइड्रोजन। तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो अभी हमने देखा, दैट इज नोन एज न्यूमैन प्रोजेक्शन। कि जब हम मॉलिक्यूल को फ्रंट से देख रहे हैं तो जो पीछे वाली कार्बन है, जो फिक्स थी, उसको शो करते हैं एक सर्कल से और उस पे अटैच्ड है 3 हाइड्रोजन। कि पीछे वाली कार्बन, दी सेकंड कार्बन, उस पे जो 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है वो अपनी जगह फिक्स हो गई। कि जो हाइड्रोजन्स पीछे वाली की है, पहले मैंने वो ड्रॉ कर दी एंड दे आर फिक्स्ड। और आगे वाली कार्बन इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। जिसको हम रोटेट कर रहे हैं उस कार्बन को किससे शो किया, एक डॉट से। और उसकी जो हाइड्रोजन है वो बिल्कुल पीछे वाली हाइड्रोजन के सामने आ रही है। कि एक तो ये सिनेरियो है कि बिल्कुल पीछे वाले की हाइड्रोजन आगे वाले के सामने आ रही है, एंड दैट इज नोन एज एक्लिप्स्ड फॉर्म। इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। और जब हम इसको 60 डिग्री रोटेट कर दें कि इसको अब हम द फर्स्ट कार्बन, इसकी हाइड्रोजन 60 डिग्री रोटेट करने के बाद
ऐसे आ गई एंड वी कैन सी द हाइड्रोजन ऑफ द बिहाइंड कार्बन वेरी इजिली एंड दिस फॉर्म इज नोन एज एंटी फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। एंटी और स्टैगर्ड। तो एल्केन में, इथेन में एक एक्लिप्स फॉर्म बनती है और दूसरी स्टैगर्ड फॉर्म बनती है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री रोटेशन। और अगर हम ऐसे फ्रंट से देख के मॉलिक्यूल को शो करेंगे तो दिस इज नोन एज न्यूमैन प्रोजेक्शन। और इसी को अब हम इसके साथ साथ इस फॉर्म में भी शो करते हैं कि अगर हमारा व्यू साइड से होगा तो दिस इज नोन एज सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। डिपेंडिंग ऑन द व्यू, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन जो फ्रंट से देखने पे है और एक साइड से देखने पे है। साइड से हम ऐसे देखें तो ये बिल्कुल अब हमें ऐसा शो हो रहा है। तो दिस इज द एक्लिप्स्ड फॉर्म बाय सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। और मैं इसी को रोटेट कर दूं तो ये एक, इसको y की फॉर्म में रीड करते हैं हम कि एक कार्बन उसका एक, उस पे एक सीधा y और दूसरी कार्बन पे एक रिवर्स्ड y, दी y लेटर। तो एक कार्बन पे सीधा y और दूसरी कार्बन पे उल्टा y, दैट बिकम्स द एंटी और स्टैगर्ड फॉर्म। एंटी और स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन और दूसरी सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। एंड नाउ दे विल आस्क यू which one is more stable, eclipsed or staggered? Eclipsed or staggered form, which one is more stable? So we say that the eclipsed form is less stable and anti form is more stable, क्योंकि eclipsed में क्या होता है, जब एक हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन बिल्कुल एक लाइन में आ रहे हैं तो दे क्रिएट repulsion. They create repulsion for each other. Eclipsed form and staggered form. So staggered form is more stable क्योंकि उसमें जब एक लाइन में नहीं आते तो there is less repulsion between the hydrogen atoms. So eclipsed form is less stable and staggered form is more stable. So you noted. अब इसको हम लिखते हैं, first draw the diagrams of the Newman projection and saw horse projection. So which is more stable form? So what we will say, the anti or staggered, anti or staggered form is more stable, because of less repulsion, इसमें एंटी में हाइड्रोजन एक लाइन में नहीं है, जबकि एक्लिप्स में एक लाइन में होने से दे क्रिएट रिपल्शन फॉर ईच अदर। तो ये होता है एल्केन में इथेन की कन्फर्मेशन। सेम आई विल हैव अ डिफरेंट वीडियो ऑन अ ब्यूटेन कन्फर्मेशन, जिसमें अलग अलग फॉर्म्स आएंगी। उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। अब इनके अंदर फ्री रोटेशन तो होती नहीं है, तो इनमें दो कार्बन और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दो कार्बन और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एक कार्बन पे दो ग्रुप अटैच्ड है, एक कार्बन पे
दो ग्रुप अटैच्ड है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहले एक कंडीशन होती है, देयर इज अ कंडीशन जिसपे स्कूल में एंट्रेंस में देयर आर क्वेश्चंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसकी कंडीशन है कि एक कार्बन पे जो दो ग्रुप है, टू ग्रुप्स ऑन वन कार्बन शुड बी डिफरेंट। एक कार्बन पे जो दो ग्रुप है वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। A इज नॉट इक्वल टू B एंड सिमिलरली दूसरी कार्बन पे C और D लेट्स, तो C शुड नॉट बी इक्वल टू D। A is not equal to B, C should not be equal to D। A C के इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। A D के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। B C के इक्वल हो सकता है, B D के इक्वल हो भी सकता है। सो मे और मे नॉट बी ये चल जाएंगे, बट A should not be equal to B, C should not be equal to D। So this is the condition for geometrical isomerism। But 1-ene or but 2-ene, but 1-ene and but 2-ene, which of the following will show geometrical isomerism? But 1-ene and but 2-ene, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH CH CH3। So which of the following will show geometrical isomerism? तो ये डबल बॉन्ड की दो कार्बन ये हमारी रेफरेंस होंगी, डबल बॉन्ड की दो कार्बन, और इस कार्बन पे हम बोलेंगे दो हाइड्रोजन सेम है, और दूसरी कार्बन पे एक CH3 CH2, तो ये पूरा एज इट इज लिखेंगे, और एक हाइड्रोजन, ये ब्यूट 1-ene बन गया। और सेम अब इसी को ब्यूट 2-ene को हम इस फॉर्म में शो करेंगे कि ब्यूट 2-ene डबल बॉन्ड की दो कार्बन और इन पे एक एक हाइड्रोजन और एक CH3, तो ब्यूट 1-ene और ब्यूट 2-ene। तो इस पे सेम हाइड्रोजन आने के कारण इसमें हम बोलेंगे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन ब्यूट 1-ene। और ब्यूट 2-ene में दोनों कार्बन के जो दोनों ग्रुप्स हैं, A इज नॉट इक्वल टू B और C इज नॉट इक्वल टू D। तो ब्यूट 2-ene will show geometrical isomerism। तो ब्यूट 1-ene में कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगी, और ब्यूट 2-ene में आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसके बाद ब्यूट 2-ene के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ब्यूट 2-ene shows geometrical isomerism। तो ये जो येलो वाले हैं ये दे शो हाइड्रोजन, और ये जो ग्रीन वाले हैं दे शो CH3 CH3। तो इनमें क्या होता है कि C डबल बॉन्ड C, ये दो कार्बन हमारी रेफरेंस, और यहां पे वर्ड आते हैं सिस और दूसरा वर्ड आता है ट्रांस, कि एक वर्ड आता है सिस और दूसरा वर्ड आता है ट्रांस। कि अगर ये दोनों CH3, अगर दोनों CH3 सेम साइड पे आ रहे हैं, कि इसका भी ऊपर और उसका भी ऊपर, या दोनों नीचे आ जाए, तो दिस फॉर्म इज नोन एज सिस आइसोमर, कि इसका नाम होगा सिस
और किसका बनाया हमने, ब्यूटुइन, सो सिस ब्यूटुइन। बट इसी में अगर हम एक CH3 दूसरे CH3 के अपोजिट कर दें, एक CH3 को दूसरे CH3 के अपोजिट कर दें, तो दिस बिकम्स ट्रांसफॉर्म। दोनों CH3 अपोजिट और हाइड्रोजन अपोजिट, दिस इज नोन एज ट्रांसब्यूटुइन। तो एक हो गया सिस और दूसरा हो गया ट्रांस। ये नोट करो। एंड फिर यहां पे भी वही क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉर्म इज मोर स्टेबल। नहीं तो पहले हम एक और प्रैक्टिस करते हैं कि हाइड्रोकार्बन में ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस फॉर्म ऑफ हेक्स-टूइन, कि ड्रॉ सिस एंड ट्रांस ऑफ हेक्स-टूइन। तो हेक्स मतलब 6 कार्बन और 2 पे इन मतलब 2 पे डबल बॉन्ड, और बाकी सबकी हाइड्रोजन CH3 CH CH CH2 CH2 CH3। तो हमें इन 2 कार्बन को रेफरेंस में रखना है। ये 2 कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, और लेफ्ट वाली कार्बन पे एक CH3 और एक हाइड्रोजन, तो A इज नॉट इक्वल टू B। और राइट वाली कार्बन पे हम ये पूरी एक चेन मानेंगे कि एक तरफ CH2 CH2 CH3 और दूसरी तरफ एक हाइड्रोजन, और ऐसे ही। तो ये बन गया सिस ऑफ हेक्स-टूइन, और दूसरा बनेगा C डबल बॉन्ड C, CH3 और हाइड्रोजन, इसको फिक्स रखा और इस कार्बन पे अपोजिट कर दिया कि CH2 CH2 CH3 नीचे और हाइड्रोजन ऊपर। तो ये बन गया ट्रांस ऑफ हेक्स-टूइन। तो जरूरी नहीं कि जो ये दोनों CH3 ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट चेन भी हो सकती है, कि A और C इक्वल हो भी सकते हैं, A और C नॉट इक्वल हो सकते हैं। बस A B के इक्वल नहीं होना चाहिए, C D के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो ब्यूटुइन, हेक्स-टूइन, हेक्स-3इन, ड्रॉ ज्योमेट्रिकल isomers. And now, which is more stable? Which is more stable, cis और trans? तो सेम वही वो टॉपिक जो एंटी और एक्लिप्स में था। तो सेम, विच इज मोर स्टेबल, the trans form is more stable. Trans form is more stable, क्योंकि ट्रांस में जो 2 बल्की ग्रुप है, जो 2 CH3 है, they become opposite to each other. सिस में ये दोनों CH3 साथ साथ होने से, सिस फॉर्म में जो दोनों CH3 है, ट्रांस में अपोजिट होने से एक CH3 और एक छोटी सी हाइड्रोजन, और सिस में एक तरफ होने के कारण दे क्रिएट रिपल्शन। सिस में 2 CH3 2 बल्की ग्रुप एक तरफ होने से दे क्रिएट रिपल्शन, और उस रिपल्शन को यहां पे नाम देते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। द रिपल्शन इन सिस फॉर्म इज नोन एज, कि ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू लेस रिपल्शन, और उस रिपल्शन की जगह हम वर्ड यूज करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। ये एक दूसरे को प्रॉपर स्पेस नहीं दे रहे, दे क्रिएट रिपल्शन,
due to which cis is less stable and trans form is more stable. So this is the stability question. फिर second is their melting point. दूसरा कंपैरिजन आता है which has more melting point, cis और trans. तो cis में और trans में which you think is symmetrical? कि melting point is directly proportional to packing of molecules. Melting point is directly proportional to packing of molecules. तो कौन सा लगता है, कौन सा मॉलिक्यूल ट्रांस वाला अच्छे से पैक होगा या सिस वाला? तो सिस वाले में दो बल्कि ग्रुप एक तरफ और दो हाइड्रोजन एक तरफ, जबकि सिमेट्रिकल बनता है ट्रांस मॉलिक्यूल। कि ट्रांस मॉलिक्यूल एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, एक का CH3 ऊपर दूसरे का CH3 नीचे। सो ट्रांस हैज मोर melting point because of symmetrical structure, because of symmetrical structure it undergoes, the molecule undergoes close packing. तो स्टेबिलिटी में भी ट्रांस, मेल्टिंग पॉइंट में भी ट्रांस। फिर देन कम्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से हम पहले करते हैं तीसरा डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, द नेट चार्ज। तो सिस और ट्रांस के ट्रांस में दोनों CH3 अपोजिट, या डाइपोल मूवमेंट के लिए हम बनाते हैं 1,2-डाइक्लोरोइथेन। 1,2-डाइक्लोरोइथेन की दो कार्बन, दोनों पे एक एक, इथीन, दो कार्बन और इन पे एक एक क्लोरीन और एक एक हाइड्रोजन। C डबल बॉन्ड C, एक पे क्लोरीन ऊपर और हाइड्रोजन नीचे, सिस, और क्लोरीन अपोजिट, हाइड्रोजन अपोजिट, ट्रांस। तो डाइपोल मूवमेंट कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो दे विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन। और ट्रांस में बिल्कुल अपोजिट होने के कारण The trans has net charge 0, और जिसका नेट चार्ज 0 उसका डाइपोल मोमेंट भी 0, एंड cis has not equal to 0 dipole moment. So cis has more dipole moment than trans. Cis has more dipole moment than trans. कि डाइपोल मूवमेंट में सिस विनर हो गया, क्योंकि सिस में ये एक तरफ आने से दे वॉन्ट कैंसिल द नेट चार्ज, जबकि ट्रांस में हाइड्रोजन अपोजिट, क्लोरीन अपोजिट, दे विल कैंसिल द चार्ज ऑफ ईच अदर, एंड ट्रांस फॉर्म हैज 0 नेट चार्ज, सो 0 डाइपोल मूवमेंट. Dipole moment is Q net charge into distance between the two atoms. So net charge 0, dipole moment 0. And fourth is boiling point. The boiling point is directly proportional to the dipole moment. और किसमें dipole moment आ गया? किसमें dipole moment आ गया? cis में. So boiling point of cis form is more than trans form. So cis butene, trans butene, which has more boiling point. So cis butene has more boiling point than trans.
So this is geometrical isomerism in alkenes. So this is conformation in alkenes and geometrical isomerism in alkenes. On the next lecture we will do geometrical isomerism on cyclic compounds and then optical isomerism. So that will complete our isomerism topic. So this is Saurabh Arora signing off. Thank you so much.